हेलो फ्रेंड्स, नेशनल इनकम अकाउंटिंग के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। जैसा हमने कहा था कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग की जो दूसरा पार्ट होगा वो कंटिन्यूएशन में होगा, अर्थात अगर आप सिर्फ दूसरा पार्ट सुनेंगे देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी नेशनल इनकम के बारे में, राष्ट्रीय आय के बारे में नहीं मिल पाएगी। या सिर्फ आपने पहला पार्ट देखा है तो आपको उसके बारे में केवल आधी जानकारी ही मिल पाएगी। तो इसलिए आपसे हमेशा ये निवेदन है कि जब भी देखें तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग के दोनों पार्ट को जरूर देखें, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा था और फाइल साइज बहुत बड़ी हो जाती तो उसको अपलोड करने में और आप तक पहुंचाने में बहुत दिक्कत होती। इसलिए हमने इस लेक्चर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो अब इस लेक्चर में हम आपको बताने चल रहे हैं कि जीडीपी, जीएनपी या एनडीपी, एनएनपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या नेट नेशनल प्रोडक्ट को हम मार्केट प्राइस पर कैसे मेजर करते हैं, फैक्टर कॉस्ट पर कैसे मेजर करते हैं और करंट प्राइस पर कैसे मेजर करते हैं, फिक्स्ड प्राइस पर कैसे मेजर करते हैं। इसके पहले हमने आपको जो बताया था वो घरेलू की डेफिनेशन क्या है, डोमेस्टिक की डेफिनेशन क्या है, नेशनल की डेफिनेशन क्या है, राष्ट्रीय किसे कहते हैं, ग्रॉस क्या है, नेट क्या है, शुद्ध क्या है, और आपको हमने बताया द सर्विसेज एंड एक्टिविटीज विच आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग, अर्थात वो कौन कौन सी वस्तुएं और सेवाएं हैं जिन्हें हम राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं करते हैं। तो इन सब का रिकैप लेते हुए हम अब आपको लेके चल रहे हैं सबसे पहले जो 2015 में सरकार ने एक नई टर्मिनोलॉजी लाई 2015 में, जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीवीए, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है क्योंकि अब आप जब भी देखेंगे आंकड़े तो सरकारी आंकड़े जीवीए के रूप में ही आपको दिखते हैं। ऐसा क्यों किया गया था? जीडीपी में क्या ऐसी बात थी कि जो इसमें नई आ गई है और जीडीपी में वो चीज नहीं थी? एक्चुअल में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो था वो ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बताता था, ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। लेकिन बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं इकोनॉमी में जो हैपन तो होती हैं इकोनॉमी में, लेकिन उनका इकोनॉमिक एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे सब्सिडी, सब्सिडी एक ऐसा ट्रांसफर पेमेंट है जो किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी का परिणाम नहीं होती है, बल्कि वस्तुओं और सेवाओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए सरकार सब तक समान रूप से पहुंचे, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सुनिश्चित करने के लिए सरकार सब्सिडी देती है। सब्सिडी का डेफिनेशन क्या है आप ये भी जान लीजिए। सब्सिडी इज दैट डायरेक्ट पेमेंट विच इज मेड टू द कंज्यूमर फॉर द कंजम्पशन ऑफ द गुड्स, अर्थात उपदान। सब्सिडी की हिंदी होती है उपदान। सब्सिडी, उपदान वह भुगतान है जो सरकार द्वारा उपभोक्ताओं तक किसी वस्तु को उपभोग सुनिश्चित करने के लिए प्रदान की जाती है। तो सब्सिडी प्लस टैक्सेस। सब्सिडी कई बार ऐसा होता है कि सरकार देती है, टैक्सेस लगाती है, सरकार टैक्सेस लगाती है, यद्यपि अभी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, लेकिन ये किसी भी कमोडिटी के मार्केट प्राइस को बढ़ा देती है। जबकि हम जब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते थे, जीडीपी की बात करते थे, तो उसमें उसको हम फैक्टर कॉस्ट पर मेजर करते थे और मार्केट तक पहुंचते पहुंचते, फैक्टर कॉस्ट का मतलब फैक्टर 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने आपको बताए थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अलावा जब ये कोई भी कमोडिटी बनकर के मार्केट में पहुंचती है तो सरकार उस पर टैक्सेस लगा देती है। टैक्सेस लगाती है तो उसका प्राइस कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते ज्यादा हो जाता है। तो नेशनल इनकम में चूंकि कंज्यूमर तो फाइनल प्रोडक्ट पर, फाइनल प्राइस पर पेमेंट कर रहा है, तो उस पर उसको जो एक्चुअल जो वैल्यू होनी चाहिए वो कैलकुलेशन में नहीं आ रही थी। तो
वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का जो यूनाइटेड नेशंस सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स एसएनए ऑफ 2008 जो एक पैमाना है, उसके इक्विवेलेंट लाने के लिए सरकार ने ग्रॉस वैल्यू एडिशन का मेथड रखा। ग्रॉस वैल्यू एडिशन, हम आपसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इस लेक्चर को सुने तो हम इससे रिलेटेड लिटरेचर, व्हाट इज जीबीए, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीबीए एंड जीडीपी, व्हाई इट इज कैलकुलेटेड ऑन मार्केट प्राइस, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ जीबीए इन द इकोनॉमी, ये सारे लिटरेचर हम आपको पीडीएफ फॉर्म में इसी में लिंक के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। आप उस लिंक को डाउनलोड करके एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। जो बोर्ड पर है इसको आप नोट तो कर ही लीजिएगा। तो जीबीए है क्या? ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो इसका फार्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट, अर्थात वस्तुओं का मूल्य, आउटपुट मतलब अंतिम उत्पादित वस्तुओं का मूल्य माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ वस्तुओं का उत्पादन फाइनल कंजम्पशन के रूप में करते हैं और कुछ वस्तुओं का उत्पादन हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन के रूप में करते हैं। जैसे आप शुगर केन ले लीजिए, शुगर केन से जब शुगर बनती है, चीनी बनती है, तो हम चीनी का डायरेक्ट कंजम्पशन भी करते हैं और इससे स्वीट्स बना करके भी हम प्रोडक्शन कंजम्पशन करते हैं। तो ये शुगर हुआ इंटरमीडिएट कंजम्पशन और ये हुआ आपका फाइनल कंजम्पशन। वीट, गेहूं का उत्पादन आपने किया, वीट इज द रॉ मटेरियल। उससे जब आपने आटा बनाया, फ्लोर, तो फ्लोर इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। अब उससे आप ब्रेड भी बना सकते हैं मार्केट में जो मिलता है, और घर में भी जो रोटी बनती है उससे उस रोटी को भी बना सकते हैं, बिस्किट भी बना सकते हैं, या और भी सारे प्रोडक्ट्स आप बना सकते हैं। तो शुगर केन से शुगर बनाया, शुगर से स्वीट्स बना, तो इसी को इंटरमीडिएट कंजम्पशन कह रहे हैं। तो यहां पर हमने जो जीवीए लिया है, जीवीए का फार्मूला है ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू जीवीए। ऐसा किस लिए किया गया था? यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स के डेटा से अपने डेटा को कंपैटिबल करने के लिए इस चीज को लाया गया था। It provides the monetary value of goods and services produced in an economy after deducting the cost of inputs and raw materials। अर्थात रॉ मटेरियल और इनपुट्स के कॉस्ट को निकालने के बाद जो मॉनेटरी वैल्यू बचती है फाइनल, जिसको हम वैल्यू एडिशन कहते हैं, उसी वैल्यू एडिशन को हम यहां जीवीए के रूप में परिभाषित कर रहे हैं। अर्थात जो हमने शुरुआत में आपको बताया था वैल्यू एडिशन, पहले लेक्चर में जो इसका पहला पार्ट है उसमें हमने वैल्यू एडिशन आपको डिटेल में बताया हुआ है, तो उस वही वैल्यू एडिशन की बात हम यहां भी कर रहे हैं। अर्थात अगर आपने कॉटन बनाया, फिर थ्रेड बनाया, इसके बाद क्लॉथ बना, इसके बाद शर्ट बना, तो कॉटन से थ्रेड ये 100 का था, ये 150 का है, ये 200 का है, ये 250 का है, तो यहां 50 रुपया क्या हुआ? वैल्यू एडिशन। यही वैल्यू एडिशन जो है आपका, यहां जो 50 का वैल्यू एडिशन है, यहां जो 50 का वैल्यू एडिशन है, यही आपका है इट प्रोवाइड्स द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी आफ्टर डिडक्टिंग, यानी वैल्यू एडिशन को घटाने के बाद किसका वैल्यू एडिशन? कॉस्ट ऑफ इनपुट्स एंड रॉ मटेरियल्स। जो बचता है उसी को हम ग्रॉस वैल्यू एडेड कहते हैं। इसको हम अगर थोड़ा सा और फार्मूला के रूप में लिखें तो क्या हुआ? ग्रॉस वैल्यू एडेड इज जीडीपी प्लस
सब्सिडीज ऑन प्रोडक्ट्स माइनस टैक्सेस ऑफ प्रोडक्ट्स। अर्थात जो जीडीपी हम फैक्टर कॉस्ट पर निकालते थे उसमें जब हमने सब्सिडीज को जोड़ दिया और टैक्सेस को घटा दिया तो ये कहलाया हमारा ग्रॉस वैल्यू एडिशन। अर्थात जीवीए एड हम बेसिक प्राइस पर अगर इसको निकालना चाहते हैं तो क्या कहलाया, सीई, सी इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ओएस यानी ऑपरेटिंग सरप्लस अपॉन मिक्स्ड इकोनॉमी प्लस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल प्लस प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी। सब्सिडी को घटा करके टैक्सेस को जोड़ दे तो जीवीए बेसिक प्राइस पर निकल आएगी। अगर हम सब्सिडी को जोड़ दे और टैक्सेस को घटा दें तो ये ग्रॉस वैल्यू एडिशन हमारी मार्केट प्राइस पर निकल आएगी। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगला कि मार्केट प्राइस क्या है और फैक्टर कॉस्ट क्या है, करंट प्राइस क्या है और फिक्स्ड प्राइस क्या है। चार टर्म हमारे सामने आते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं फैक्टर कॉस्ट की। फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस, करंट प्राइस और फिक्स्ड कॉस्ट, हम इन्हीं चार शब्दों की बात करते हैं। तो फैक्टर कॉस्ट हमने 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपसे बताए थे। 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जब हम वैल्यू को जोड़ देते हैं, वैल्यू को 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के वैल्यू को हम जोड़ देते हैं तो ये क्या कहलाता है, फैक्टर कॉस्ट। जैसे हमने आपको बताया था लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर और ऑर्गेनाइजेशन। लैंड को मिला रेंट, लेबर को मिला वेज, कैपिटल को मिला इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को मिला प्रॉफिट और ऑर्गेनाइजेशन को मिला रिटर्न। ये क्या कहलाया, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट कहलाया हमारा। अब मार्केट प्राइस क्या है। मार्केट प्राइस जब इस कॉस्ट को, फैक्टर कॉस्ट को हम टैक्स से जोड़ करके सब्सिडी घटा देते हैं। क्योंकि सब्सिडी अगर मान लीजिए किसी वस्तु की प्राइस 15 रुपए है और सरकार उस पर 5 रुपया सब्सिडी दे रही है तो उसका फैक्टर कॉस्ट क्या होगा, 15 रुपया। लेकिन मार्केट प्राइस 15 रुपए है तो वो प्रोडक्शन प्राइस अगर 15 रुपए है और सरकार ने 5 रुपया सब्सिडी दिया तो मार्केट प्राइस हो गई 10 रुपए, लेकिन फैक्टर कॉस्ट हुआ 15 रुपए। इसीलिए सब्सिडी को हमेशा घटाया जाता है मार्केट प्राइस के लिए। टैक्स किसी पर अगर 10 रुपए का सामान है, अगर 10% टैक्स लगा तो 1 रुपया हो गया, 11 रुपए में बिकेगा, मार्केट प्राइस बढ़ जाती है। अर्थात टैक्सेस लगाने पर प्राइस बढ़ती है, सब्सिडी देने पर प्राइस, मार्केट प्राइस उत्पादन लागत से घट जाती है। तो इसीलिए मार्केट प्राइस के लिए हम क्या करते हैं, फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडी। फैक्टर कॉस्ट के लिए हम क्या करते हैं, मार्केट प्राइस माइनस टैक्सेस प्लस सब्सिडी, ये हमारा मार्केट प्राइस है। और ये हमारा मार्केट प्राइस है, ये हमारा फैक्टर कॉस्ट है। अब आया करंट प्राइस। करंट प्राइस के लिए हम एक आधार वर्ष लेते हैं। आधार वर्ष देखिए, जब तक हम तुलना नहीं करेंगे, एक वर्ष से आगामी वर्षों का तुलना नहीं करेंगे, तब तक हमको ये नहीं पता चलेगा कि अर्थव्यवस्था में जो ग्रोथ हो रही है वो एक्चुअल है या
प्राइस की वजह से है, जिसको हम मॉनेटरी इंक्रीमेंट कहते हैं, मॉनेटरी कैपिटल गेन कहते हैं जिसको हम। तो कैपिटल गेन की वजह से है या एक्चुअल ग्रोथ है, ये तभी पता चलेगा जब हम एक साल को दूसरे साल से कंपेयर करें। तो करंट प्राइस के लिए, अर्थात अगर हमने y ईयर के लिए, y ईयर मान लीजिए एक हमने लिया, इसके आउटपुट में इसी साल के प्राइस से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कहलाता है करंट प्राइस। अगर हमने मान लीजिए y1 लिया तो प्रोडक्शन भी y1 ईयर का होगा और प्राइस भी y1 ईयर होगा। मान लीजिए ये 2011 है, सॉरी 2020 है और ये 2021 है। अगर हम 2022 के लिए करेंगे तो हम आउटपुट भी 2022 का लेंगे और प्राइस भी 2022 का लेंगे। ये हमारा हो गया 2022। तो इसका मतलब है कि हम जब भी जिस ईयर के लिए हम राष्ट्रीय आय की गणना कर रहे हैं उसी ईयर के आउटपुट से उसी ईयर के प्राइस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो कहलाती है करंट प्राइस। जिस वर्ष के लिए राष्ट्रीय आय की गणना की उसी वर्ष के राष्ट्रीय उत्पादन से उस वर्ष के मूल्य को गुणा करने पर हमें जो प्राइस मिला वो कहलाया करंट प्राइस। मान लीजिए ये है 100, ये प्राइस है 10, तो हो गया 1000। प्रोडक्शन मान लीजिए हो गया 120, प्राइस भी मान लीजिए हो गया 12, तो ये हो गया 1440। मान लीजिए प्रोडक्शन हो गया 150, प्राइस हो गया 15, तो ये हो गया 2250। अब हमें देखना है फिक्स्ड प्राइस। फिक्स्ड प्राइस, फिक्स्ड प्राइस किसको कहते हैं? इसके लिए हम सबसे पहले एक बेस ईयर लेते हैं। बेस ईयर मान लीजिए हमने लिया 2020, मान लीजिए हमने तो 2020 को बेस ईयर ले लिया। अब हम जब राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे वाई ईयर को, तो क्वांटिटी उसी वर्ष की, प्राइस बेस ईयर की। हम y1 करेंगे तो क्वांटिटी उसी वर्ष की, प्राइस बेस ईयर की। y2 के लिए करेंगे तो क्वांटिटी उस वर्ष की और प्राइस बेस ईयर का। अब आप देखिए, ये था आपका 2020, ये था आपका 2021, ये था आपका 2022। पुराना आंकड़ा जरा देखिए। पुराना आंकड़ा कह रहा है कि आपकी नेशनल इनकम थी 1000, अब प्रोडक्शन हुआ आपका 120। जब आप बेस ईयर लिए तो बेस ईयर की प्राइस थी 10, तो यहां पर आपने 10 से गुणा किया तो ये हुआ 1200। और यहां पर जब आपने लिया तो यहां प्रोडक्शन था आपका 150 और बेस ईयर की प्राइस थी 10, तो ये हुआ आपका 1500। अब आप कंपैरिजन करके ये बता सकते हैं बड़े आराम से कि यहां, यहां और यहां बता रहा था कि 2022 में नेशनल इनकम हुई 2250, जबकि जब हमने बेस ईयर से तुलना किया तो पता चला कि हमारी नेशनल इनकम हुई केवल 1500। तो एक्चुअल फिगर ये है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस को पता करने के लिए हम क्या करते हैं? करंट प्राइस और फिक्स्ड प्राइस पर नेशनल इनकम अकाउंटिंग करते हैं। इसका इससे तुलना करने के लिए और इसका इससे तुलना करने के लिए हम फिक्स्ड प्राइस या करंट प्राइस का कैलकुलेशन करते हैं। तो ये रहा आपका फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, करंट प्राइस और फिक्स्ड प्राइस। अब हम आपको एक चीज और यहां बताते चलें कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग की विधियां कौन कौन सी हैं। अभी तक आपने नेशनल इनकम अकाउंटिंग की कौन कौन सी विधि देखी है? इसके लिए आपको जनरली 3 विधियां मिलती हैं।
प्रोडक्शन मेथड, अकाउंटिंग मेथड ऑफ नेशनल इनकम। प्रोडक्शन मेथड, दूसरा आपका है इनकम मेथड, तीसरा है आपका एक्सपेंडिचर मेथड, चौथा आपको कहते हैं मिक्स्ड या कंबाइंड मेथड, और एक और होता है जो अब इस समय उपयोग में तो नहीं आता लेकिन था ये भी, सोशल इनकम अकाउंटिंग मेथड। ये 5 विधियां थी, लेकिन जनरली हम यूज इन्हीं 3 विधियों का करते हैं। इनकम मेथड क्या है, प्रोडक्शन मेथड क्या है, हमने आपको डेफिनेशन बताते समय ही बताया था कि जब हम समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम अगर ले लें तो ये क्या कहलाएगा, हमारा प्रोडक्शन मेथड। इनकम मेथड क्या है, इनकम मेथड का मतलब है कि अर्थव्यवस्था में जितने भी उपभोक्ता हैं वो अपनी इनकम को कंज्यूम करते हैं या सेव करते हैं, अर्थात वो या वस्तुओं के उत्पादन उपभोग पर खर्च कर देते हैं या तो वो बचा कर रख लेते हैं। तो हम इनको ना करके हम सीधे उनकी इनकम को ही कैलकुलेट कर लें तो वो इनकम मेथड कहलाएगा। एक्सपेंडिचर मेथड, अब हम सभी उपभोक्ताओं के द्वारा किए गए एक्सपेंडिचर को हम कैलकुलेट कर लें तो वो एक्सपेंडिचर मेथड कहलाएगा। लेकिन किसी भी इकोनॉमी में एक मेथड का प्रयोग करना सभी चीजों के लिए संभव नहीं है, सबकी अपनी लिमिटेशंस हैं। जैसे प्रोडक्शन मेथड का अगर हम यूज करें तो प्रोडक्शन मेथड आप प्राइमरी सेक्टर में नहीं यूज कर सकते, प्राइमरी सेक्टर में प्रोडक्शन मेथड नहीं यूज कर सकते, प्राइमरी सेक्टर में ही यूज कर सकते हैं, इनकम मेथड नहीं यूज कर सकते प्राइमरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में। जैसे अगर आप एक किसान से पूछिए, एक प्रोड्यूसर से पूछिए कि व्हाट इज योर इनकम, अगर उसने, एक किसान ने 10 क्विंटल गेहूं का पैदावार किया तो उसमें से उसने 4 क्विंटल रख लिया अपने कंजम्पशन के लिए, साल भर के खर्च के लिए, और 6 क्विंटल उठा करके बेच दिया। अब बेचने से जो उसको इनकम मिली वो बताएगा कि हमारी इनकम तो साहब इतनी है, लेकिन उस इनकम में उसने बहुत कुछ लागत के रूप में भी लगाया था। तो ये अर्थव्यवस्था में इनकम मेथड से ये कैलकुलेशन संभव नहीं है। अगर एक्सपेंडिचर मेथड आप यूज करना शुरू कर दीजिए तो एक्सपेंडिचर मेथड संभव नहीं है, कारण कि अगर वो खर्च करेगा तो मान लीजिए 6 क्विंटल गेहूं उसने जो बेचा था, उस 6 क्विंटल गेहूं के बेचने से उसको मान लीजिए अगर हम बात करें कि 10,000 रुपया मिला तो 10,000 रुपए में से उसने 5,000 6,000 रुपए खर्च किया किसी चीज पर और 4,000 बचा के रख लिया, तो एक्सपेंडिचर तो उसकी 6,000 हुई। 4 क्विंटल उसने पहले ही रख लिया था खाने के लिए, 4,000 उसने बचा करके रख लिया सेविंग के लिए, तो एक्सपेंडिचर उसका 6,000 हुआ। तो ये भी रियल पिक्चर आपको इकोनॉमी में नहीं दे पाएगा। तो प्रोडक्शन मेथड, हाँ, ये अगर उससे पूछिए कि आपने इस साल कितना प्रोडक्शन किया था तो वो बता देगा कि साहब इसने हम साल 10 क्विंटल गेहूं का पैदावार हमने किया था, या 15 क्विंटल या 8 क्विंटल या 5 क्विंटल धान का पैदावार किया था, तो वो प्रोडक्शन बता सकता है। तो प्राइमरी सेक्टर में प्रोडक्शन मेथड इज पॉसिबल ओनली। इनकम मेथड आइए, अगर आप सर्विस सेक्टर में चले जाइए, सर्विस सेक्टर में एक टीचर से पूछिए या एक वकील से पूछिए व्हाट इज योर प्रोडक्शन, ही कैन नॉट टेल, बट ही कैन टेल द इनकम
एक महीने की उसकी इनकम कितनी है ये वो बता सकता है। तो इनकम मेथड में वो ये बता सकता है कि उसकी एक महीने की इनकम कितनी है, सैलरी कितनी है, लेकिन ही कैन नॉट टेल द प्रोडक्शन। तो इसका मतलब है कि टर्सरी सेक्टर में ओनली दिस मेथड इज पॉसिबल, प्रोडक्शन मेथड नहीं यूज किया जा सकता है। टर्सरी सेक्टर में केवल इनकम मेथड यूज किया जा सकता है। सेकेंडरी सेक्टर पे आइए, एक्सपेंडिचर मेथड क्यों यूज किया जाता है सेकेंडरी सेक्टर में? सेकेंडरी सेक्टर में प्रोडक्शन मेथड इसलिए नहीं यूज किया जाता क्योंकि जब प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें बहुत सारा, मान लीजिए अगर किसी ने 100 ट्रकें बनाई तो 100 ट्रक बनाने में, अगर टाटा ने 100 ट्रकें बनाई तो 100 ट्रक बनाने में बहुत सारे लेबर को पेमेंट किया गया है, बहुत सारे इनपुट्स लगे हैं, रॉ मटेरियल लगा है, बहुत सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं उसमें, तो उनके बदले में पेमेंट किया गया है। अगर सिर्फ प्रोडक्शन मेथड लगाएंगे तो 20 ट्रक का प्रोडक्शन अगर हुआ तो 20 ट्रकों के मूल्य को हम शामिल कर लेंगे तो ये फिगर हमें बहुत बड़ी दिखेगी, जबकि उसमें जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हैं उनके बदले में उनको भुगतान किया गया है। तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन इसीलिए लाया गया था कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन में जब हम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के भुगतान को निकाल देंगे तो हमें जो मिलेगा वो एक्चुअल वैल्यू एडिशन मिलेगा, एक्चुअल पिक्चर मिलेगी। तो इसीलिए सेकेंडरी सेक्टर में हम एक्सपेंडिचर मेथड का प्रयोग करते हैं। मिक्स्ड मेथड, जब इन्हीं पहले, दूसरे और तीसरे को हम मिला देते हैं तो यह कहलाता है मिक्स्ड मेथड। चूंकि हमने पहले ही बताया कि भारत में प्राइमरी सेक्टर में प्रोडक्शन मेथड यूज किया जाता है, टर्सरी सेक्टर में इनकम मेथड यूज किया जाता है, सेकेंडरी सेक्टर में एक्सपेंडिचर मेथड यूज किया जाता है, इसलिए इन सबको मिलाकर के हम कहते हैं मिक्स्ड मेथड या कंबाइंड मेथड। सोशल इनकम अकाउंटिंग मेथड एक ऐसा मेथड था जो कम्युनिस्ट या सोशलिज्म इकोनॉमी में यूज किया जाता था, यानी हाई इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, लो इनकम ग्रुप में बांट दिया जाता था। हाई इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप और लो इनकम ग्रुप की इनकम अलग अलग कैलकुलेट की जाती थी और इनको अलग अलग डिवाइड किया जाता था। क्योंकि ये साइंटिफिक नहीं था, इससे बहुत एक्चुअल फिगर नहीं आती थी, क्योंकि फिर इनकम अगर लो इनकम ग्रुप को बांटते हैं, मिडिल इनकम ग्रुप को बांटते हैं या हाई इनकम ग्रुप को बांटते हैं तो उस इनकम को कैलकुलेट करने के लिए भी हमें किसी न किसी मेथड का प्रयोग करना ही पड़ता था। तो इसलिए सोशल इनकम अकाउंटिंग मेथड अब वर्ल्ड में कहीं नहीं यूज किया जाता है, इट इज ओनली थ्योरेटिकल। तो ये केवल थ्योरेटिकल है। तो ये रहा आपका अकाउंटिंग मेथड ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय मापन की विधियां। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं कि जीडीपी है तो उसमें से जीएनपी कैसे निकलेगा, जीएनपी है तो उसमें से एनएनपी कैसे निकलेगा। अब इसको एक फिगर के माध्यम से, हम 6 डायमेंशनल फिगर के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करेंगे और बहुत आसानी से आप किसी चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए आपके सामने एक 6 डायमेंशनल फिगर बना हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है जीएनपी मार्केट प्राइस। अब इस जीएनपी मार्केट प्राइस में से हमें निकालना है जीएनपी फैक्टर कॉस्ट। तो जीएनपी फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलेगा? अब ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया था मार्केट प्राइस में से अगर हम टैक्सेस को घटा दें और सब्सिडी को जोड़ दें तो क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा फैक्टर कॉस्ट। अगर मार्केट प्राइस निकालना है तो क्या करेंगे? फैक्टर कॉस्ट में टैक्सेस को जोड़ देंगे और सब्सिडी को घटा देंगे। ये आपको याद होगा। तो यहां हम क्या करेंगे? माइनस टैक्सेस प्लस सब्सिडी। यहां क्या करेंगे? माइनस टैक्सेस प्लस सब्सिडी अगर करेंगे तो क्या निकल आएगा? जीएनपी यहां भी है, जीएनपी यहां भी है, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट। अब ध्यान दीजिए, ये और ये फैक्टर कॉस्ट दोनों है। यहां है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी यहां पर नेशनल और डोमेस्टिक का अंतर है। तो नेशनल में से जब हमने नेट फॉरेन
इनकम घटाया था, जैसा आप पहले वीडियो में देखे थे, तो हमें मिला था डोमेस्टिक। तो हम यहां क्या करेंगे, माइनस नेट फॉरेन इनकम। अब ये आ गया आपका नेशनल में से हमने नेट फॉरेन इनकम घटाया तो जीडीपी डोमेस्टिक मिल गया। अब इसमें से दोनों फैक्टर कॉस्ट पे हैं, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। अंतर किस चीज का है, अंतर है ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट। आपको तीसरा, दूसरा और ये पहला, ये आपको तीन फार्मूला याद रखना पड़ेगा। तो यहां हम क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन। अब आप ध्यान दीजिए, जीएनपी मार्केट प्राइस में से टैक्सेस घटाया, सब्सिडी को जोड़ दिया, फैक्टर कॉस्ट मिल गया। फैक्टर कॉस्ट जीएनपी में से नेट फॉरेन इनकम घटाया तो डोमेस्टिक मिल गया, नेशनल में से घटाया तो डोमेस्टिक मिला। फैक्टर कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन घटा दिया, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन घटा दिया तो नेट मिल गया। हमने कहा था ये 6 डायमेंशनल फिगर है। अगर हम इसी के अपोजिट चलते रहे, जो यहां है वही यहां कर दें, जो यहां है वही यहां कर दें, जो यहां है उसी को यहां कर दें, तो हमको अगर सेम चीज यही आकर के मिल जाए तो इसका मतलब हमारा फिगर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए करते हैं माइनस डेप्रिसिएशन। यहां माइनस डेप्रिसिएशन करिए, डेप्रिसिएशन। तो ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पर है, ये नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या हुआ, मार्केट प्राइस में मिल गया। यानी ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट मार्केट प्राइस इज द सेम। नेट फॉरेन इनकम, यहां नेट फॉरेन इनकम को घटाइए। ये नेट एनएनपी मार्केट प्राइस पर है, ये एनडीपी मार्केट प्राइस पर है, अर्थात ये नेट नेशनल प्रोडक्ट है, ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। नेट फॉरेन इनकम को घटाइए, आपको मिल गया डोमेस्टिक। और यहां पर क्या है, टैक्सेस माइनस प्लस सब्सिडी, यहां भी कर दीजिए माइनस टैक्सेस प्लस सब्सिडी। ये मार्केट प्राइस पर है, ये फैक्टर कॉस्ट आपको मिल गया। तो इसका मतलब हमारा ये फिगर सही है। अब यहां आइए, नेट फॉरेन इनकम मार्केट प्राइस जीएनपी, अभी जीडीपी मार्केट प्राइस हमें नहीं मिला हुआ था, तो हमने क्या किया, इसमें से नेट फॉरेन इनकम निकाला तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से हमको मिल गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मार्केट प्राइस पर दोनों है। हमने कहा था जो यहां है जस्ट अपोजिट चलेंगे, जो यहां है वही यहां करेंगे। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पर था, माइनस हमने नेट फॉरेन इनकम किया तो क्या निकल गया हमको, डोमेस्टिक प्राइस। दोनों फैक्टर कॉस्ट पर है। अब देखिए इन दोनों में किस चीज का अंतर है, आप ध्यान दीजिए। ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पर है, ये नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पर है। ये ग्रॉस है, ये नेट है, नेशनल प्रोडक्ट दोनों है, यानी माइनस डेप्रिसिएशन का अंतर है। तो इसका क्या करेंगे, जस्ट अपोजिट चलेंगे। जरा देख रहे हैं हम कहां से ले सकते हैं, यहां दोनों में आइए। नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पर है, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पर है। ये मार्केट प्राइस है, ये फैक्टर कॉस्ट है, तो यहां कर दीजिए माइनस टैक्सेस प्लस सब्सिडी। अब देखिए यहां देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक और नेट नेशनल फैक्टर कॉस्ट। ये ग्रॉस डोमेस्टिक है, नेट नेशनल है। ग्रॉस में से क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को घटाएंगे। यहां पर क्या है, नेट डोमेस्टिक मार्केट प्राइस, ये नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पर है। तो इन दोनों में हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर कॉस्ट और टैक्सेस सब्सिडी को घटा सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले थोड़ा सा उल्टा चलना पड़ेगा। अगर हम इसी को उल्टा कर दें, सब्सिडी कर दें, अगर इसमें फैक्टर कॉस्ट को हम फैक्टर जोड़ दें, नेट में जोड़ दें डेप्रिसिएशन, तो ग्रॉस मिल जाएगा। फॉरेन इनकम जोड़ दें तो हमें नेशनल मिल जाएगा। डोमेस्टिक में अगर नेट फॉरेन इनकम जोड़ दें नेशनल मिल जाएगा। अगर इसमें टैक्सेस को जोड़ दें और सब्सिडी को घटा दें
टैक्सेस को जोड़ दें और सब्सिडी को घटा दें तो हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस मिल जाएगी। अब इसके अलावा यहां पर देखिए, अगर हम इसको डिप्रिसिएशन प्लस कर दें तो ये नेट है, ये ग्रॉस मिल जाएगा। यहां पर हम कर दें प्लस तो ये डोमेस्टिक है, ये नेशनल मिल जाएगा। अगर यहां प्लस कर दें तो प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडी कर दें तो ये फैक्टर कॉस्ट है, मार्केट प्राइस मिल जाएगी। अब जरा इस पे देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक मार्केट प्राइस। हमने कहा जो यहां है वहां इसका अपोजिट चलेंगे। यहां डिप्रिसिएशन है, इस पर क्या करेंगे, दोनों मार्केट प्राइस पर है। यहां देखिएगा डोमेस्टिक प्राइस, डोमेस्टिक प्राइस, ग्रॉस और नेट का डिफरेंस है, अर्थात इसको क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन। इसी तरीके से अगर हम यहां से ले ले सब्सिडी, यहां ले लीजिए, इसमें से हमने क्या निकाला है, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का अंतर है। यहां पर देखिए मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का अंतर था, नेट नेशनल प्रोडक्ट दोनों थे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दोनों है। यहां मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का अंतर था, यहां भी मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का अंतर था। यहां क्या किया था हमने, माइनस टैक्सेस प्लस सब्सिडी किया था, जस्ट अपोजिट भी वही करेंगे, माइनस टैक्सेस प्लस सब्सिडी। अब हमको कुछ भी निकालना है, हम कुछ भी कर सकते हैं। यहां से चले, अगर मान लीजिए जीएनपी मार्केट प्राइस दिया हुआ है और हमें एनडीपी फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो हम ये रास्ता अपना सकते हैं, यहां से यहां चले, यहां से यहां आ जाएं, फिर यहां से यहां चले और यहां आ जाएं, या इसका अपोजिट भी रास्ता हम अपना सकते हैं। यह डिपेंड करेगा कि हमारे पास डेटा कौन कौन सा अवेलेबल है। तो ये एक 6 डायमेंशनल फिगर है। आप ध्यान रखिएगा कि अगर हम इसी का डायरेक्शन बदल दें तो अगर जिसको हमने प्लस किया था वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा। इसको माइनस, ये प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडी हो जाएगा। यहां पर ये अगर हम इसका डायरेक्शन बदल दें तो प्लस डिप्रिसिएशन हो जाएगा। यहां अगर इसका डायरेक्शन बदल दें तो प्लस नेट फॉरेन इनकम हो जाएगा। अगर यहां पर भी इसका डायरेक्शन बदल दें तो प्लस नेट फॉरेन इनकम हो जाएगा। तो ये आपके पास 6 डायमेंशनल फिगर है जिसके माध्यम से आप इजीली, आपको सिर्फ एक साइड याद रखना है कि ये 3 फार्मूला अगर आपको याद है तो इस 6 डायमेंशनल फिगर को आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यहां पर प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडी हो जाएगा। ये 6 डायमेंशनल फिगर है आपका। तो अब इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना शुरू कब हुई, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कितने क्षेत्रों में पूरी अर्थव्यवस्था को बांटा गया है। हम 2 चीजों को आपके सामने रखने चल रहे हैं। देखिए अभी हमने आपको जो बताया था, अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीय आय की गणना के लिए पूरी अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक अर्थात सेवा क्षेत्र। इसको हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, इसको हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं और इसको हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। बांटा कैसे गया है, इसको आप पूरी अर्थव्यवस्था को 13 भागों में बांटा गया है। इस चीज को एक एक को पूरा आप रट जाइएगा, आप इसको पूरा नोट कर लीजिएगा। प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या शामिल है, कृषि, वानिकी एवं लट्ठे अर्थात एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज। कृषि से संबंधित जो भी कार्य किया जाएगा वो कृषि, वानिकी अर्थात
फूल पौधे, आपको मक्खी पालन, मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन, ये जितनी सब चीजें हैं ये सब आपके प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। वानिकी, फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट से रिलेटेड, जैसे आपने बांस का काम करते हुए देखा होगा, बेंत का काम करते हुए देखा होगा, या इससे जितनी भी एक्टिविटीज, रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, या पेपर इंडस्ट्री को देखा होगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर से रॉ मटेरियल लेकर के पेपर बनाया जाता है, वो सारी चीजें प्राइमरी सेक्टर में आएंगी। मत्स्य उत्पादन, फिशरीज, चाहे वो नदी में किया जा रहा हो, तालाब में किया जा रहा हो, पॉन्ड्स में किया जा रहा हो, या समुद्र में किया जा रहा हो, इन सबको हम प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं। खनन तथा उत्खनन, खनन माइनिंग को कहते हैं एंड क्वेरीइंग उत्खनन कहलाता है। जैसे आप बात करते हैं जब खनन की, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का क्या होता है, माइनिंग होती है, जबकि जो आप कोल इंडस्ट्री की माइनिंग की बात करते हैं वो क्वेरीइंग होती है, वो उत्खनन होता है। जब किसी भी वस्तु के हम वास्तविक स्वरूप को, जिसमें प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है, वो क्वेरीइंग कहलाता है, उत्खनन कहलाता है। जबकि जो जिसमें हमें प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं पड़ती वो हमारा माइनिंग कहलाता है, और जो जिसमें प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है उसको हम क्वेरीइंग कहते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या शामिल है, विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉन रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, निर्माण और विनिर्माण, आप दोनों में अंतर समझ लीजिएगा। निर्माण हम उसको कहते हैं जब किसी भी चीज को डिसमेंटल कर दीजिए, अर्थात तोड़ दीजिए, तो उसका वास्तविक स्वरूप वैसे ही निकल आए। जैसे बिल्डिंग को आप तोड़िए तो उसका ईंटा वैसे ही निकल सकता है, कंक्रीट वैसे ही निकल सकती है, उसकी सरिया जैसे आपने लगाया था वैसे ही निकल जाएगी। लेकिन अगर एक टेबल को तोड़ करके आप फिर से लकड़ी बनाना चाहें, जिस शेप में वो पहले था उस शेप में नहीं आ पाएगा। तो जिसमें किसी चीज का आकार परिवर्तित हो जाए वो मैन्युफैक्चरिंग है, और जिसमें किसी चीज का रॉ मटेरियल का आकार ना बदले वो कंस्ट्रक्शन है। तो विनिर्माण, कंस्ट्रक्शन। इसमें और शामिल किया जाता है तीसरा, गैस, विद्युत एवं जलापूर्ति, ये आपके सेकेंडरी सेक्टर कहलाते हैं। गैस, विद्युत एवं जलापूर्ति, गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई। फिर टर्सरी सेक्टर पर आ जाइए, परिवहन, भंडार तथा संचार, ट्रांसपोर्टेशन एंड रेलवे। ट्रांसपोर्टेशन में कौन कौन से ट्रांसपोर्टेशन है, रेलवे, अदर ट्रांसपोर्ट्स, जलयान हो सकता है, रोड ट्रांसपोर्ट हो सकता है, एयर ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ये सारी चीजें अदर ट्रांसपोर्ट्स में आती हैं। टेलीकॉम सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर को इसमें शामिल किया गया है, संचार के क्षेत्र में शामिल किया गया है। नौवां है व्यापार, होटल एवं जलपान गृह, ट्रेड, होटल एंड रेस्टोरेंट्स, ये आपके टर्सरी सेक्टर में है। बैंकिंग एंड बीमा, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग ऑफ इज द पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर। भू संपत्तियां, एसेट्स एवं आवासों के स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाएं, जैसे आपने रेंट पर लिया, कोई बिल्डिंग रेंट पर लिया है, ये सब, कोई फैक्ट्री खड़ी करने के लिए आपने कोई जगह रेंट पर लिया है, तो वो सारी चीजें जो आपकी आती हैं वो इसमें आती हैं। लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस आपका सर्विस सेक्टर है। और इसके अलावा जो कुछ भी छूटा हुआ क्षेत्र है, उन जो सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है, सेवाओं से रिलेटेड है, जो टेक्नोलॉजी चेंज होने के बाद नई नई चीजें सर्विस सेक्टर में आती रहती है, जैसे सॉफ्टवेयर सर्विस। सॉफ्टवेयर सर्विस कहीं नहीं कहा गया है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर सर्विस, सॉफ्टवेयर का पहले हार्डवेयर का था, लेकिन जब हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर का प्रोडक्शन होने लगा तो सॉफ्टवेयर सर्विस सेक्टर में आ गया। तो इसी तरह अन्य सेवाओं को भी इसमें हम शामिल करते हैं। इस तरह आप देखेंगे पूरी इकोनॉमी को 13 सेक्टर्स में बांटा गया है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इकोनॉमी का नेशनल इनकम अकाउंटिंग इंडिया में शुरू कब से किया गया था। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सबसे पहला शुरुआत हुआ था 1876 में। दादा भाई नौरोजी जो थे उन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना की थी, फर्स्ट कैलकुलेटेड फॉर द 1867-68 के लिए 1876 में, 1867-68 के लिए 1866-7-68 में के लिए 1876 में इन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना की थी। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम फॉर इंडिया। 1899 में विलियम डिग्बी ने राष्ट्रीय आय की गणना की एक शुरुआत करी थी।
1911 में फिंडले सिराज ने राष्ट्रीय आय की गणना की, जिसमें उन्होंने बताया कि 49 रुपए प्रति व्यक्ति आय है। उन्होंने 3 बार राष्ट्रीय आय की गणना की, 1911 में, 1921 में और 1931 में। 1921 में शाह एंड खंबाता ने भी राष्ट्रीय आय की गणना की एक कोशिश करी थी। 1913-14 में वाडिया एंड जोशी ने राष्ट्रीय आय की गणना करी और उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय आय 44 से 30 रुपए प्रति व्यक्ति, यानी 30 से 44 रुपए के बीच में वेरिएट करता है प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। 1931 से 40 के लिए आरसी देसाई ने राष्ट्रीय आय की गणना की कोशिश करी थी, लेकिन 1934 में प्रोफेसर वीके आरवी राव का एक राइटअप आया था, लेख आया था, एन एस्से ऑन इंडियाज नेशनल इनकम, जिसमें उन्होंने 1925 से लेकर के 1929 के लिए राष्ट्रीय आय की गणना की। इसको सबसे एथेंटिक डॉक्यूमेंट माना जाता है राष्ट्रीय आय की गणना के लिए। दिस इज द फर्स्ट एथेंटिक डॉक्यूमेंट ऑफ द नेशनल इनकम अकाउंटिंग। 1949 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई, जिसके चेयरमैन प्रोफेसर पी.सी. महलनोबिस अर्थात फूलचंद महलनोबिस को बनाया गया। इसके मेंबर थे प्रोफेसर डी.आर. गाडगिल, प्रोफेसर वी.के. आर.वी. राव और साइमन कुजनेट्स। जो आपने देखा होगा, हमने राष्ट्रीय आय की गणना के लिए जो x माइनस एम यानी जो फॉरेन सेक्टर का कैलकुलेशन करते हैं, तो फॉरेन सेक्टर का जो ये कैलकुलेशन है वो साइमन कुजनेट्स के द्वारा ही ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। तो ये रहा पूरे राष्ट्रीय आय के ऑथेंटिक कैलकुलेशन का एक क्रोनोलॉजी। इसके अलावा राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कौन कौन से आधार वर्ष लिए गए, जरा एक नजर उस पर डाल लेते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए जो आधार वर्ष लिया जाता था, पहले 1948-49 को लिया गया, फिर 49-50 को लिया गया, फिर 1950-51 और 51-52 को, यानी हर वर्ष राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार वर्ष चेंज हो रहा था। लेकिन ध्यान रखिए, ये कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस दोनों को लेकर के तुलना किया जाता था। लेकिन इसके बाद जब हमने राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार वर्ष लेना शुरू किया, अर्थात कांस्टेंट और करंट प्राइस लेना शुरू किया, तो आधार वर्ष की गणना किया। आधार वर्ष को एक सामान्य वर्ष के रूप में हमने स्वीकार किया, अर्थात आधार वर्ष वो वर्ष होता है जो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक रूप से स्थिर वर्ष रहा हो, कोई असामान्य घटना न घटी हो। जैसे हमने लिया 1960-61 को, फिर लिया 1970-71 को, 1980-81 को लिया, फिर इसके बाद 93-94 को लिया। देखिए, ध्यान रखिए, 1960-61, 70-71 और 80-81, लेकिन हमने 90-91 को नहीं लिया। कारण क्या था? 90-91 हमने पहले ही बताया कि आधार वर्ष के लिए एक सामान्य वर्ष होना चाहिए, अर्थात आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से ये एक सामान्य वर्ष होना चाहिए। 90-91 हमारा कभी भी इन तीनों मापदंडों पर खरा नहीं उतरता था। कारण क्या था? उस समय खाड़ी युद्ध हुआ, हमारी इन्फ्लेशन डबल डिजिट में पहुंच गई, लगातार 89 में बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, चुनाव हुआ, फिर इसके बाद बीपी सिंह के बाद तुरंत 6 महीने के लिए चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री हुए, फिर चुनाव हुआ और इसके बाद नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री हुए। अर्थात 89 से लेकर के 91 तक के बीच में 3 बार प्रधानमंत्री चेंज हुए। तो राजनीतिक रूप से भी दृष्टिकोण से ये स्थिर वर्ष नहीं था। इसके अलावा खाड़ी युद्ध के कारण हमारी आर्थिक स्थिति ये हो गई थी कि केवल 12 दिन के आयात के लिए हमारे पास विदेशी मुद्रा का भंडार बचा था। तो ऐसी स्थिति में हम 90-91 और हमारी इन्फ्लेशन डबल डिजिट में थी, तो ऐसे स्थिति में हम आधार वर्ष के रूप में 90-91 को नहीं ले सकते थे। फिर इसके बाद हमने ये तय किया कि अब हम हर 5 वर्ष पर आधार वर्ष को चेंज करेंगे। फिर हमने 99-2000 को लिया, लेकिन इसको चेंज करते करते 2005 लग गया। इसका अनाउंसमेंट हुआ 2005 में, 99 से 2000 को। फिर इसके बाद 2010 में हमने फिर चेंज किया, 2004-05 को आधार वर्ष लिया। लेकिन इसके बाद हम फिर अपने उस 5 वर्ष के अंतराल पर जो आधार वर्ष चेंज करने का था उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। 2011-12 को हमने आधार वर्ष के रूप में इस समय लिया है। इस समय आधार वर्ष के रूप में 2011-12 चल रहा है। अभी सरकार ने यह डिसाइड किया है कि 2017-18 को आधार वर्ष के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। लेकिन इसमें एक मिनिस्ट्रियल ग्रुप था,
एक मिनिस्टर्स ऑफ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स था जिसने ये रिकमेंड किया है, इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट ने भी ये रिकमेंड किया है कि 2017-18 की जगह पर अगर 2020-21 को आधार वर्ष के रूप में लिया जाए या 21-22 को आधार वर्ष के रूप में लिया जाए तो ये ज्यादा सुटेबल होगा। लेकिन अभी इस पर कोई भी फैसला अंतिम रूप से नहीं हो पाया है कि आधार वर्ष 2017-18 होगा या 21-22 होगा, लेकिन फिलहाल आधार वर्ष के रूप में 2011-12 का यही चल रहा है। तो दोस्तों ये हमारा पूरा रहा 2 पार्ट में नेशनल इनकम। आप नेशनल इनकम से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, कोई भी आपको क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में जा करके अपने इस क्वेरी को पोस्ट करिएगा, हम उसका उत्तर जरूर देंगे। हमें उम्मीद है कि आपको नेशनल इनकम का ये चैप्टर पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।